नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने महाजनपद काल को कंप्लीट किया था और देखा था उनमें से कुछ जो महाजनपद है जो राजतंत्रात्मक है और कुछ गणतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे या अपन ये कहें पूरे महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, उन चार के नाम आपकी किताब में दे रखे हैं। सबसे पहले मगध, दूसरे नंबर पर वत्स, तीसरे नंबर पर कौशल और चौथे नंबर पर अवंती। उसके बाद में आते हैं आपके गणतंत्रात्मक जनपद। गणतंत्रात्मक जनपदों के अंदर कुल आपकी संख्या आ रखी है 10। हालांकि इसकी चर्चा अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी एक बार 10 की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अपने सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे। सबसे पहले मगध, फिर वत्स, फिर कौशल और नंबर 4 पर अवंती। एक बार इनकी राजधानियों को रिवाइज कर लेते हैं। मगध की राजधानी कौन सी होगी? राजगृह या गिरिवर्ज। वत्स की कौन सी होगी? कौशाम्बी। कौशल की कौशल नरेश। अयोध्या तो पहले थी। बुद्धकाल में कौन कौन सी हो गई? श्रावस्ती और साकेत। अवंती की कौन सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? तो उत्तरी अवंती की हो गई उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की कौन सी हो जाएगी? महिष्मती। तो ये तो हो गई अपने सबसे शक्तिशाली महाजनपद। और अब आगे देखते हैं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले जनपद। कुल कितनी संख्या थी अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में? 10। सबसे पहले कुशीनारा और नंबर 2 पर आ जाएगा आपके पावापुरी। ये लो, ये 2 हो गए। आगे कौन थे उसके बाद में बात करेंगे। नंबर 3 पर अपने आ जाएगा, भाई अपन ने कहा था महाजनपदों में 2 महाजनपद है जो आपके गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रखते हैं। पहले तो गया था मल और उसके बाद था वज्जी। वज्जी में कौन थे? एक तो थे मिथिला, और मिथिला के बाद में वज्जी की जो दूसरी राजधानी बनी थी वो नंबर 4 पर ले लो अपने वैशाली। ये लो। नंबर 5 पर भाई ये बुद्ध काल चल रहा है तो महात्मा बुद्ध से संबंधित 2 क्षेत्र ले लेते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो आ जाएगा आपके कपिलवस्तु और नंबर 6 पर आ जाएगा आपके पीपली वन। ये आ जाएंगे अपने महात्मा बुद्ध से। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, ये मल की, ये वज्जी के और ये महात्मा बुद्ध के काल के। ठीक है। उसके बाद में 7, 8, 9 और 10 कुल कितने हो गए अपने? 4। 7 नंबर पर ले लो राम ग्राम। 8 नंबर पर अपने आ जाएगा सुसमगिरी और 9 नंबर पर आ जाएगा अलकल्प और 10 नंबर पर आ जाएगा केशपूत। ये आपके हो गए 10 जनपद जो उस समय, ये 10 जनपदों के नाम हैं जो उस समय क्या थे? आपके गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले जनपद थे। तो ये तो हो गए अपने 10 जनपद। लेकिन यहाँ पर कुशीनारा में कौन थे? तो हो जाएगा कुशीनारा के मल और पावापुरी के भी कौन हो जाएंगे? मल। तो कुशीनारा के मल और पावापुरी के मल किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपना रखे थे? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले जनपद थे। मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, पीपलीवन के मौर्य, रामग्राम के कोलिय, सुषुमगिरी के भग, अलकल्प के बुल्ली और केशपूत के कालाम। ये लो, के से केशपूत, के से कालाम। तो ये अपने 10 गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले जनपद थे। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कुशीनारा के मल, पावापुरी के मल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, पीपलीवन के मौर्य,
रामग्राम के कोलिये, सुषुमगिरी के भग और अलकल्प के बुली और केशपूत के कालाम। ये 10 थे जो किस प्रकार के थे? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले ये जनपद थे। लिच्छवी ये जो थे ना, इसमें एक अर्थशास्त्र बताओ, पहले या दूसरे वीडियो में मैंने इस किताब का जिक्र किया था। किसका ग्रंथ है अर्थशास्त्र? चाणक्य का या कौटिल्य का या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थशास्त्र में लिच्छवी के जो व्यक्ति है उनको क्या कहा गया है? शब्दोपजीवी। शब्दोपजीवी का क्या तात्पर्य है? यहाँ की जनता स्वयं को शासक समझती थी, यानी यहाँ की जो जनता थी वो स्वयं को क्या समझती थी? शासक समझती थी। इससे क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं कि लिच्छवी वंश में जनता स्वयं को शासक समझती थी, तो जनता ही क्या है? शासक बनती थी। तो ये जो थे वो किसके अंतर्गत आते थे? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। देखो, गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। गणतंत्र होता क्या है और लोकतंत्र होता क्या है, वैसे आपको राजनीति विज्ञान वाले सर अच्छी तरीके से समझाएंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में थोड़ा सा। लोकतंत्र के अंदर तो क्या है कि अपन वोट करके एक व्यक्ति को चुनते हैं, लेकिन गणतंत्र की क्या परिभाषा हो गई? गणतंत्र में देश का सर्वोच्च पद भी अगर वोट के द्वारा या चुनाव के द्वारा चुना जाता है, वोट के द्वारा, मतदान के द्वारा, या अगर मतदान के द्वारा चुना जाए, मतदान के द्वारा चुना जाए, तो वो क्या कहलाएगा? गणतंत्र। जैसे अपने देश का सर्वोच्च पद क्या हो गया भाई? जरूरी नहीं है जहां लोकतंत्र और गणतंत्र होना जरूरी है। जैसे इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं है, लेकिन अपने भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों ही है। देश का सर्वोच्च नागरिक कौन हो गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी किसके द्वारा चुना जाता है? मतदान के द्वारा चुना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वहां पर क्या है? लोकतंत्र और गणतंत्र, यानी गणतंत्र भी है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ सर्वोच्च व्यक्ति कौन हो गया? राजा। किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। तो एक बार वापस इसको ध्यान से देख लो, एक मैं पूरे को रिवाइज कर देता हूं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हो गया? मगध, वत्स, कौशल, अवंती। उसके बाद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले 10 जनपद कौन कौन से हो गए? कुशीनारा के मल, पावापुरी के मल, ये तो 2 तो महाजनपद भी आ गए थे। मिथिला के विंध्य और वैशाली के लिच्छवी, ये भी महाजनपदों के अंतर्गत आ गए। ये बुद्ध के, कपिलवस्तु के, शाक्य, पीपलीवन के मौर्य, ये बुद्ध से संबंधित हो गए। रामग्राम के कोलिये, सुषुमगिरी के भग, अलकल्प के बुली और केशपूत के कालाम, ये सारे हो गए आपके 10 जनपद जो गणतंत्रात्मक थे। लिच्छवियों को क्या कहा है अर्थशास्त्र के अंदर? शब्दोपजीवी। शब्दोपजीवी यानी जनता, यहाँ की जनता स्वयं को भी क्या समझती थी? यहाँ अपना शासक समझती थी। अब अपन अगर आके देखते हैं कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी कैसी? वहां पर क्या क्या होता था? क्या क्या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं थी? तो यहाँ पर किस प्रकार की गणतंत्र व्यवस्था या पद्धति चलती थी और संवैधानिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इसका अगले भाग में जिक्र करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार की गणतंत्र व्यवस्था यहाँ पर चलती थी। तो अगली हेडिंग डालिए, गणतंत्र व्यवस्था व संवैधानिक पद्धति। किस प्रकार की गणतंत्र व्यवस्था और संवैधानिक पद्धति थी? संवैधानिक विधान के अनुसार कार्य करना। तो यहाँ के शासक विधान के अनुसार कार्य करते थे। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ हेडिंग आ जाएगी गणतंत्रात्मक व्यवस्था और संवैधानिक पद्धति। किस प्रकार की गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और किस प्रकार की संवैधानिक पद्धतियां चलती थी। देखो, सबसे पहले अपन एक राजनीतिक संस्था के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सभा। तो सभा एक राजनीतिक संस्था थी।
इसका एक स्थल भी था, यानी एक निश्चित स्थल पर ही यह सभा होती थी। इस स्थल का नाम था सभागार या संस्थागार। तो ये संस्थागार या सभागार एक निश्चित स्थल पर होती थी। इसमें सदस्यों का बैठने का क्रम भी एक निश्चित था। इसमें सदस्य क्रमानुसार ही बैठते थे, उनका एक स्थल निश्चित होता था। इस बैठक व्यवस्था को देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम था आसन पन्नापक। क्या नाम था? आसन पन्नापक। ये क्या करता था? यहाँ सभा के अंदर बैठक व्यवस्था को देखता था। इस बैठक व्यवस्था यानी जब सभा की कोई सभा होती थी, सभा तो नाम हो गया, सभा में कोई बैठक होती थी, उसमें भी कोरम होता था। कोरम का मतलब क्या हो गया? गणपूर्ति, यानी इतने सदस्य अगर उपस्थित होंगे तभी यहाँ पर बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। इन बैठकों के अंदर क्या होता था? कानूनी निर्माण का कार्य किया जाता था। तो जिस प्रकार वर्तमान में अपनी संसद कार्य करती है, उसी प्रकार उस समय कौन काम करती थी? ये सभाएं काम करती थी। तो चलो इसको लिखते हैं। सबसे पहले ये राजनीतिक इकाई थी। सभा के जो सभा स्थल था, सभा स्थल, उसे क्या कहा जाता था? संस्थागार या संस्थागार। ठीक है। उसके बाद में बैठने का निश्चित क्रम व स्थल। यहां पर बैठने का निश्चित क्रम होता था और निश्चित ही स्थल होता था। बैठक व्यवस्था देखने वाला अधिकारी आसन पन्नापक, आसन पन्नापक। और बैठक हेतु कोरम यानी गण पूर्ति की आवश्यकता होती थी। किसकी आवश्यकता होती थी? गण पूर्ति, यानी इतने कम से कम इतने सदस्य उपस्थित होंगे तभी यहां पर बैठक होगी, अन्यथा बैठक नहीं होती। नंबर 2 पर इसका क्या कार्य था? ये तो होगी सभा। अपने इस व्यवस्था के अंदर सबसे पहले तो जो संस्था आ गई वो आ गई राजनीतिक संस्था सभा। अब सभा क्या करती थी? कानून निर्माण का कार्य। क्या काम करती थी? कानून निर्माण। सभा का कार्य क्या हो गया? कानून निर्माण। और ये अपना आ जाएगा दूसरा पॉइंट। वर्तमान में कानून का निर्माण किस प्रकार होता है? संसद के अंदर। संसद में कानून का निर्माण कैसे होता है? पहले एक प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव का क्या किया जाता है? एक व्यक्ति अनुमोदन करता है कि भाई मैं इससे सहमत हूं। फिर ये वो क्या करता है? प्रस्ताव का वाचन होता है, यानी उस प्रस्ताव को संसद के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद में क्या होता है? वोटिंग होती है। बस यही प्रक्रिया। अरे ये प्रक्रिया जो अपने वर्तमान संसद में चल रही है ना, ये प्रक्रिया यहीं से ले रखी है। देखो कैसे। सबसे पहले कानून निर्माण में देखो सबसे पहले क्या होगी? प्रस्तोता। प्रस्तोता यानी प्रस्तुत करने वाला। प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है। एक व्यक्ति होता है प्रस्तोता, वो एक प्रस्ताव को पेश करता है। वो ये कहता है मेरा ये प्रस्ताव है, यानी आगे का कानून या आगे का कार्य इस प्रकार होना चाहिए, ये मेरा प्रस्ताव है। अब नंबर 2 प्रक्रिया क्या हो जाएगी? एक सदस्य द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन। ये सदस्य इसी प्रस्तोता का साथी होता है। वो कहता है भाई मैं इसका अनुमोदन करता हूं, मैं इसके अनुमोदन का मतलब क्या हो गया? सहमति करता हूं, मैं इसके साथ हूं। नंबर 3 पर क्या होता है? प्रस्ताव का वाचन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रस्ताव का क्या होता है? वाचन। कितनी बार? 3 बार। कि भाई एक बार में सुन लो, नहीं सुना है 2 बार में सुन लो, फिर भी नहीं सुना है तो 3 बार में। सारे सदस्य भली भांति रूप से इस प्रस्ताव को सुन सके, इसलिए आज की तरह फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं कि सबको बांट दो। तो वहां पर क्या होता था? उस प्रस्ताव का 3 बार वाचन किया जाता था। पहले वाचन, दूसरे वाचन और तृतीय वाचन में सबने सुन लिया। उसके बाद में क्या, जो ये वाचन होता था उसे क्या कहते थे? अनुश्वास। वाचन को क्या कहते थे? अनुश्वास।
अनुश्वास का तात्पर्य क्या हो गया कि यहाँ पर वाचन हुआ है। प्रस्ताव का वाचन कितनी बार होता था? 3 बार, जिसे क्या कहते थे? अनुश्वास कहते थे। नंबर 4 पर वाचन होने के बाद में अगर सभी सदस्य मौन है, सभी सदस्य मौन है, तो मौन को क्या समझते थे? सहमति। मौन को क्या समझते थे? सहमति। अगर सभी सदस्य मौन है, इसका मतलब सबकी क्या है? सहमति है। सबकी सहमति है, सर्वसहमति है, तो क्या होता था? ये प्रस्ताव पारित हो जाता था और कार्य या कानून लागू हो जाता था। लेकिन वाद विवाद की स्थिति में, ये लोग वाद विवाद भी करा देते हैं, वाद विवाद की स्थिति में मतदान होता था। क्या होता था? मतदान होता था। ये लो, यानी उस समय भी मतदान होता था। कब? जब वाद विवाद की स्थिति, जैसे अभी उपस्थित गणपूर्ति कितनी है? सोच लो 50 में से 20 रख दी, 20 सदस्य आए हुए हैं, तो गणपूर्ति पूरी है। तो सबसे पहले यही देखा जाता था गणपूर्ति कितनी है। अगर यहाँ पर गणपूर्ति या कोरम की संख्या कम है, जितनी रखी हुई है उससे कम है, तो यहाँ पर ये कार्य नहीं होगा, यानी बैठक ही नहीं हो सकती। अब आपने प्रस्ताव पेश किया, अनुमोदन हो गया, 3 बार वाचन हो गया, सहमति नहीं हुई, वाद विवाद हो गया, तो क्या करना रहेगा अपने को? मतदान। मौन है तो सहमति है, तो अगर वहां पर वाद विवाद हो रहा है तो क्या करना रहेगा? मतदान। तो अगली हेडिंग 3 नंबर हेडिंग लगाइए, मतदान। मतदान कैसे होता था? ये मतदान कब होगा? जब वाद विवाद, यानी उस प्रस्ताव के लिए कोई वाद विवाद हो जाए तो मतदान कर लेंगे, वरना मतदान की आवश्यकता नहीं है। यानी हर प्रस्ताव पे मतदान की आवश्यकता नहीं है। जिस मतदान पर वाद विवाद संबंध आ गया है तो ही वहां पर क्या होगा? अपने मतदान किया जाएगा। मतदान किस प्रकार होता था? मतदान सलाका द्वारा, अच्छा मैं सलाका को अनेक रंग की, ऐसे लिख देता हूं, अनेक रंग की सलाका द्वारा मतदान प्रक्रिया होती थी। कैसे होती थी? अनेक रंग की सलाखा के द्वारा। किस प्रकार? अपन ऐसा मान ले, एक बार अनेक रंग को छोड़कर 2 ही रंग थे, एक था आपके ब्लू और एक था आपके ब्लैक। इस प्रकार 2 ही तरह के अपनी सलाखाएं थी, एक थी ब्लू और एक थी अपने ब्लैक। अब ब्लू का मतलब हो गया मैं इससे सहमत हूं, और ब्लैक का मतलब क्या हो गया? मैं इससे असहमत हूं। अब यहां पर ही मतदान प्रक्रिया खत्म नहीं होती। मतदान प्रक्रिया भी 2 प्रकार की होती थी। अगर कोई यहां पर विषय गूढ़ विषय नहीं है, यानी जिस पर सामान्य वाद विवाद चलते हैं, ऐसा विषय नहीं है जिसमें लड़ाई दंगे होना शुरू हो जाएंगे, तो होता था प्रत्यक्ष मतदान। अगर ऐसा लग रहा है, यानी कोरम के सदस्य या के सभा के पदाधिकारियों को लगता है कि अगर ये विषय का मतदान प्रत्यक्ष रूप से हुआ तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो वो क्या कराते थे? गुप्त मतदान भी कराते थे। जो वर्तमान में अपनी प्रक्रिया चल रही है गुप्त मतदान, वो प्रक्रिया यहीं से ले रखी है। अब वो कैसे कराते थे? देखो पहले मैं प्रत्यक्ष का बता देता हूँ। प्रत्यक्ष कैसे करते थे? वो प्रत्यक्ष जैसे अपन कक्षाओं में करते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए भाई इसके पक्ष में कौन कौन है। ये मॉनिटर बनना चाहता है, बताइए हाथ खड़ा करके कौन कौन पक्ष में है, तो अपन हाथ खड़ा करते हैं। वहां पर क्या करते थे? सलाखा खड़ा करते थे। भाई सलाखा देख लो, अगर जहां भाई पक्ष में हो वो सलाखा खड़े करो, तो नीले रंग की सलाखा खड़ी कर दी और काउंट कर लिया नीले रंग की इतनी है। फिर ब्लैक रंग की सलाखा खड़ी कर दी, जो पक्ष विपक्ष में है उनको ब्लैक रंग को गिन लिया। जिनका पक्ष ज्यादा रहेगा, अगर ब्लैक का ज्यादा है तो वो प्रस्ताव खारिज हो गया, अगर ब्लू का ज्यादा है तो वो प्रस्ताव पास हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? मतदान किसके द्वारा? सलाखा के द्वारा। कितने प्रकार का? पहला आता था प्रत्यक्ष और दूसरा आता था अप्रत्यक्ष। ये लो अप्रत्यक्ष भी देख लो। अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होता था? भाई यहाँ पर सभा के सदस्यों को लगता था कि अगर प्रत्यक्ष रूप से करा दिया तो सभा के सदस्यों में झगड़ा हो जाएगा या उनमें वैचारिक मतभेद आ जाएगा, तो वो क्या करते थे? एक पेटी रख देते थे, जिसे अपन मतदान पेटी कहते हैं। जैसे पहले अपन ने वोट होता था पेटियों के अंदर, आजकल तो ईवीएम मशीन के अंदर हो गया। तो पहले तो क्या होता था कि जिस प्रकार पेटी के अंदर होता था, तो वो भी एक पेटी रख देते थे, और फिर सलाखा को छुपाकर, जिसको जो वोट देना है वो वोट दीजिए, सलाखा को छुपाकर ले जाइए और उसके अंदर डाल दीजिए। एक सलाखा डालनी होती थी। कितनी सलाखाएं डालनी होती थी? एक सलाखा। एक व्यक्ति केवल एक सलाखा ही डाल सकता था। अब वो क्या करते थे? जो पक्ष में है उसे पक्ष
पक्ष वाली सलाखा, यानी अलग रंग की होती थी, विपक्ष वालों के लिए अलग रंग की होती थी। जो पक्ष में है वो सलाखा उसमें डाल देते थे, जो विपक्ष वाले भी उसी एक के अंदर डाल देते थे। उसके बाद में दोनों की गणना होती थी, जिसका मत अधिक रहेगा वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अगर नहीं होगा, अगर जो विपक्ष वाले ज्यादा रह जाएंगे तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वोट होते थे। अब जो सलाखाओं को इकट्ठा करने वाला होता था, तो यहां पर लिख दो सलाखा इकट्ठा करने वाला अधिकारी। सलाखा इकट्ठा करने वाला अधिकारी कौन होता था? सलाखा ग्राहक। सलाखा ग्राहक होता था। उसका काम क्या है? सलाखाओं को इकट्ठा करना। कब करता था? जब प्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष में वो वोट को गिनता था। यानी अपन ये कह सकते हैं चुनाव का अधिकारी कौन हो गया? सलाखा ग्राहक। ये चुनाव संबंधी कार्यों का अधिकारी होता था। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। सभा एक राजनीतिक इकाई थी। सभा स्थल को संस्थागार या संथागार कहते थे। बैठने का एक निश्चित क्रम व स्थल होता था, निश्चित होता था। इस बैठक व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी का नाम आसन प्रणापक था। ये दो नाम ही याद रखने अपने को, आसन प्रणापक और सलाखा ग्राहक। बैठक हेतु कोरम गणपूर्ति की आवश्यकता होती थी कि भाई उपस्थित इतने तो कम से कम उपस्थित सदस्य, भाई इतने तो सदस्य हमारे को चाहिए ही चाहिए। ये तो नहीं, इससे कम होगा तो वो बैठक मान्य नहीं होगी। बैठक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था? कानून निर्माण का। प्रक्रिया क्या थी? प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश करना, एक सदस्य द्वारा अनुमोदन करना, फिर 3 बार वाचन, जिसे अनुश्वास कहते हैं। मौन का मतलब सहमति हो गया। वाद विवाद में मतदान होता था। मतदान की प्रक्रिया कितनी थी? 2। किस प्रकार होता था? सलाखा के द्वारा मतदान प्रक्रिया होती थी। कैसे होती थी सलाखा? अगर रंगीन, 2 रंग की सलाखा थी, एक पक्ष की एक विपक्ष की। 2 प्रकार के मतदान होते थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सलाखा इकट्ठा करने वाले, या अपन ये कह सकते हैं मतदान के जो अधिकारी का नाम क्या था? सलाखा ग्राहक। अब ये तो हो गया अपने गणतंत्रात्मक व्यवस्था और संवैधानिक पद्धति। तो और अगले वीडियो में, आज समय के अभाव के कारण छोटा ही वीडियो बनाया है। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे जो अपने वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। ये अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या क्या था। इन पर किस किस की चर्चा करेंगे? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की, उसके बाद में आश्रम व्यवस्था की, उसके बाद में अपन करेंगे संस्कार की, और फिर नंबर 4 पर अपन बात करेंगे ऋण की, और नंबर 5 पर अपन बात करेंगे यज्ञ की। कितने हो गए? पहले तो 4 वर्ण, 4 आश्रम, 16 संस्कार, 3 ऋण और 5 यज्ञ। इन सब की चर्चा। और 6 नंबर पर अपन बात करेंगे उस समय के परिवार व स्त्रियों की स्थिति की, परिवार व स्त्रियों की स्थिति की। वर्ण, आश्रम, संस्कार, ऋण, यज्ञ, परिवार व स्त्री, इन सब की चर्चा एक ही वीडियो में करेंगे, इसलिए उसको अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज अपन यहाँ तक इतना ही करते हैं। आपके जो प्लेलिस्ट है, यानी इतिहास विषय की प्लेलिस्ट है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी, और प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ये आपकी प्लेलिस्ट सबसे पहले यही डाली जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।